स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं विजन आईएएस टेस्ट सीरीज पे। ये टेस्ट सीरीज होने वाले हैं यूपीएससी की, और ध्यान दीजिएगा 2026 प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, इस साल के लिए जो अगला प्रीलिम्स होने वाला है 2026 का, ठीक है, जो मई के आसपास होगा, उसके लिए टेस्ट सीरीज है। और ये टेस्ट सीरीज है विजन आईएएस की। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को, जो कि अलग अलग सेगमेंट्स हैं। जैसे पहले सेगमेंट है पॉलिटी का सेगमेंट है। ठीक है, ऐसे चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे, फिर उसको सॉल्व करते हुए हम आगे के स्टेप पर बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किसी नागरिक की नागरिकता तब समाप्त हो जाती है। उसमें कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं। ठीक है, इसको हमें क्या क्या एलिमिनेट करके क्या करना है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। मतलब इसमें से हमें सही चुनना है और कौन सा गलत है उसको एलिमिनेशन करना है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो नागरिकता समाप्त होने के लिए कई प्रावधान हैं। जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 का अगर आप देखेंगे 1955 का, तो उसमें नागरिकता समाप्त करने के लिए 3 मेजर कारण बताए गए। एक स्वैच्छिक त्याग होता है, आप स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं। दूसरा बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन होता है। ठीक है, टर्मिनेशन के अलावा एक होता है वंचना। ठीक है, और ये चीज़ें जो दी गई है एलिमिनेशन के लिए, ये वंचना से ही रिलेटेड है, ना कि बर्खास्तगी और ना टर्मिनेशन, मतलब स्वैच्छिक त्याग से। ठीक है, ये वंचना जिसे डिप्रीवेशन कहा जाता है, इसके द्वारा चीज़ें दी गई है। अब इसको एलिमिनेट हम करेंगे, तो एलिमिनेट अगर आप करेंगे तो वह लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत के बाहर निवास करता हो। ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्षों से लगातार भारत के बाहर निवास कर रहा है, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर आप पहले को एलिमिनेट करेंगे तो ये 5 वर्ष का प्रावधान नहीं है। 1955 जो नागरिकता अधिनियम है उसमें 7 वर्षों का प्रावधान है। कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा है तो ऐसे कंडीशंस में उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो सही उत्तर हमें कि चुनना है, तो पहला वाला तो गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 वर्ष नहीं जबकि 7 वर्षों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दूसरा हम एलिमेंट्स कर देंगे, वह भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है। तो ये सही होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो संविधान के प्रति अनादर करता है या उसकी निष्ठा नहीं रखता, तो ऐसी कंडीशन में उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तीसरा क्या है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान, मतलब जब व्यक्ति नागरिकता प्रमाण पत्र मिल जाता है उसको, तो ऐसे कंडीशन में किसी भी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहले वाले में 7 वर्ष का प्रावधान दिया गया है, जबकि दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमें सही आंसर का चूज करना हो तो कौन सा सही होगा, दूसरा और तीसरा इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा सही है। पहला गलत है, इसमें 5 वर्ष नहीं 7 वर्षों का प्रावधान है नागरिकता अधिनियम में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मूल संरचना के लिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला दूसरा है। ठीक है, पहला क्या है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्स वाद में प्रस्तुत किया गया। अगर आप इसे एलिमिनेट करेंगे तो जो मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है वो सबसे पहली बार उच्चतम न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती वर्सेज केरल आदि में दिया गया। ठीक है, कब, 1973 में प्रस्तुत किया गया था मूल संरचना सिद्धांत को। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये मिनर्वा मिल्स में नहीं है, इसलिए ये पहला वाला कथन होता गलत। ठीक है, केशवानंद में दिया गया था, ना कि मिनर्वा मिल्स में। अगर आप दूसरा एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, दूसरा एलिमिनेट करें, यह संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है, ठीक है, उसको अत्यांतिक शक्ति का समर्थन करता है। ठीक है, अगर आप दूसरा देखें तो मूल संरचना सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि जो संसद की है वो संविधान शक्ति, जो संशोधन की शक्ति है वो एब्सोल्यूट शक्ति का समर्थन नहीं करता। ठीक है, ये जो अत्यांतिक शक्ति है, एब्सोल्यूट शक्ति, एब्सोल्यूट पावर, उसका समर्थन नहीं करता बल्कि उसको एलिमिनेट करता है। कैसे करता है, यह संविधान के मूल सिद्धांत जैसे पंथ निरपेक्षता और क्या हो गया आपका संघवाद हो गया। ठीक है, पंथ निरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक समीक्षा का संरक्षण करता है। इसलिए दूसरा वाला भी कथन जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, इन सब का संरक्षण करता है, न कि उसको एब्सोल्यूट पावर देता है। ठीक है, संसद को संशोधन की शक्ति का एब्सोल्यूट पावर नहीं देता बल्कि उनका संरक्षण करता है। मूल संविधान या मूल संरचना
पंथ निरपेक्ष, संघवाद इत्यादि चीज़ों के बाद में उसको समर्थन करता है। तो पहला वाला भी गलत होता है, दूसरा वाला भी गलत होता है। एब्सोल्यूट पावर का समर्थन नहीं करता बल्कि उसको रोकता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न तो पहला सही है न दूसरा। अब इसको संक्षेप में क्लियर एक बार समझ लीजिए। अगर देखेंगे सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्स ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में दिया गया था 1973, ठीक है, ये गलत होगा। दूसरा क्या है, संशोधन की शक्ति की अत्यांतिक शक्ति का समर्थन करता है मूल संरचना सिद्धांत, तो ये भी नहीं है, बल्कि एब्सोल्यूट पावर का समर्थन नहीं करता, उसको बचाता है, जैसे पंथ निरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक समीक्षा इत्यादि चीज़ों का संरक्षण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें विचार करना है। पहला क्या है, बोर्ड का गठन नए हल्दी उत्पाद के अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है, तो पहला वाला सही होता है। दूसरा क्या है, बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है, जो केंद्रीय है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रीय उद्योग मंत्री के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये दूसरा वाला भी सही होगा। तीसरा क्या है, बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित किया गया है जाएगा, तो ये तीसरा वाला गलत होगा, केरल में नहीं बल्कि ये कहाँ होगा, तेलंगाना में होगा, ठीक है। तेलंगाना में कहाँ पे, निजामाबाद में। अगर आप तीसरा वाला देखें तो ये केरल में ना होकर के ये होगा तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में एक शहर है निजामाबाद, निजामाबाद, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थापित होगा, किसका, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें से केवल पहला और दूसरा सही, जबकि तीसरा वाला गलत होता है। ये केरल में नहीं बल्कि तेलंगाना में होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 और 2 सही होगा, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत पोल पोर्टल, जिसका उद्देश्य पारदर्शी अपराधों से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को सशक्त करना है, निम्नलिखित में से किस एक एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा इसका जो है वो एक पोर्टल विकसित किया गया है। भारत पोर्टल जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के सहयोग, जिसे इंटरपोल कहते हैं, के माध्यम से पारदर्शी अपराधों से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को सशक्त करने के लिए बनाया गया है, एक प्रसारण केंद्र है, ठीक है, और इसको सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी के संदर्भ में, ठीक है, अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, एक ब्यूरोक्रेट के संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। कौन सा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग, ध्यान दीजिएगा। क्या है, पहला, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है, तो पहला वाला सही होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है। अगर इसके बाद हम बात करें तो 1956 के 7वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, 7वें नंबर का संविधान संशोधन, उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया, कौन से अनुच्छेद में, अगर आप देखें कि भाग जो है वो 17 में अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया था, ठीक है। भाग 17 में अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया था। इसमें निम्नलिखित उपबंध शामिल थे। क्या उपबंध शामिल था, इसमें शामिल था कि एक भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, ठीक है, एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, पहला वाला सही होता है। अगर आप दूसरा देखें तो संविधान के अंतर्गत क्या काम करेगा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामले का अन्वेषण करेगा। इसमें दूसरे वर्ग में क्या गया है, संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण कर सकता है, तो दूसरा वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जो इसको अधिकार मिले हैं, ठीक है, इसका जो कर्तव्य है संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, न कि धार्मिक, भाषाई और धार्मिक के लिए नहीं। ये जो धार्मिक वर्ड है इसमें, इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो दूसरा वाला गलत होगा। केवल भाषाई, जो भाषा से संबंधित अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके रक्षा के लिए सभी मामलों का अन्वेषण करता है, ठीक है, इसमें धार्मिक नहीं है, इसलिए दूसरा वाला गलत होता है। और कौन सा सही है, कितने सही हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इसका प्रावधान किया गया है 7वां संविधान संशोधन भाग 17 350 बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, जो केंद्रीय स्तर पे होते हैं वो क्या होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, और राज्य स्तर पे महाधिवक्ता होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें पहला और दूसरा हम देखने वाले हैं। क्या क्या है, महाधिवक्ता के संदर्भ में हमें विचार करना है। ठीक है, पहला क्या है, भारत के महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है। तो अगर एलिमिनेट करेंगे तो संवैधानिक पद नहीं है। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 76 में उल्लेख है वो क्या है, महान्यायवादी का है। ठीक है, महान्यायवादी का है, ना कि महाधिवक्ता का है। तो पहला वाला कथन अगर आप देख रहे हैं तो पहला वाला गलत होता है। क्यों गलत होता है, महाधिवक्ता का पद संवैधानिक नहीं है बल्कि महान्यायवादी का है, वो भी अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो दूसरा वाला भी गलत होता है। ठीक है, दूसरा वाला क्यों के गलत होगा, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 88 नंबर का है उसमें महान्यायवादी को ही संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, न कि महाधिवक्ता को। ठीक है, और ये पहला वाला भी गलत होगा क्योंकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक नहीं है, महान्यायवादी का है, वो भी अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, और महान्यायवादी पद का गठन जो किया गया है संवैधानिक अनुच्छेद 76 के तहत किया गया है। महाधिवक्ता के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए कौन सा सही है, अगर आप इसका एलिमिनेशन करेंगे तो इसमें दोनों ही गलत है। कौन से सही हैं, तो इसमें दोनों गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ कथन दिए हैं और कथन दूसरा है, उसके संदर्भ में कथन पे हमें विचार करना है। ठीक है, पहला कथन क्या है, उद्देशिका प्रवृत्ति में न्यायिक है। तो अगर आप इसे देखें तो पहला वाला कथन गलत होगा, क्योंकि उद्देशिका जो है वो गैर न्यायिक है, अर्थात इसके उपबंध को जो है वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अर्थात ये न्यायिक प्रवृत्ति का नहीं है। ठीक है, न्यायिक प्रवृत्ति का नहीं, गैर न्यायिक है। तो पहला वाला जो कथन होता है वो हमारा गलत होगा। ठीक है, दूसरा वाला कथन हम एलिमिनेट करते हैं, उद्देशिका संविधान का एक भाग है। तो आप देखेंगे केशवानंद भारतीवाद 1973 में न्यायालय ने क्या कहा था कि उद्देशिका जो है, एक व्यवस्था दी कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। साथ साथ न्यायालय ने यह भी माना उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण और संविधान का अध्ययन और साथ साथ निर्वचन करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्याख्यायित भाग है। ठीक है, इसके अलावा LIC ऑफ इंडियावाद जो 1995 का हुआ था, उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने पुनः इस बात की पुष्टि की कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। ध्यान दीजिएगा, दो बार उस न्यायालय ने किया है, एक बार केशवानंद भारतीवाद 1973 में, उसके बाद किया है LIC ऑफ इंडियावाद 1995 में। ठीक है, उद्देशिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दो बार ऐसी व्यवस्था दी कि जो है उद्देशिका संविधान का एक भाग है, जबकि यह प्रकृति में न्यायिक नहीं है, क्या है, गैर न्यायिक है, यानी इसके उपबंधों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इस बेसिस पे इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है, पहला वाला तो कथन जो है वो हमारा पहला वाला गलत है। ठीक है, और दूसरा वाला सही है। तो इसका सही आंसर अगर आप देखें तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही होगा। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्त आयोग किसमें है, संविधान का अनुच्छेद 280 में है। ध्यान रखिएगा, 280 में है। पहला क्या है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 6वें वर्ष किया जाता है। तो ये गलत है, प्रत्येक 6वें वर्ष नहीं बल्कि 5वें वर्ष किया जाता है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है, इसलिए पहला वाला कथन गलत होगा। दूसरा देखें, किसी उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, तो ये सही है। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हो सकते हैं वो किसी न्यायालय के न्यायाधीश ही होते हैं, तो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्ति होगी। तीसरा क्या है, इसकी अनुशंसाएं केवल सलाहकारी प्रकृति की ही होती है, ये एडवाइजरी कमिटेड होती है। ठीक है, इसकी जो क्या है अनुशंसाएं हैं वो सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते, मतलब बाध्य नहीं होते। सरकार संसद उसको चाहे तो मान सकती है या नहीं भी मान सकती। ठीक है, तो इसका अगर सही आंसर आप देखें, एलिमिनेट करें हम, तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल ये पहला वाला गलत होगा, दूसरा और तीसरा इसका सही होगा। एक अर्ध न्यायिक निकाय जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है, और हाईकोर्ट के जज को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा।
इसकी सलाहकारी प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें क्या है, कितने सही हैं, तो इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, कौन से 2? दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में नोरो वायरस के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नोरो वायरस प्रसारित होता है, ठीक है, ये किस से प्रसारित होता है, कैसे फैलता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, इसको हम देखने वाले हैं। दूषित भोजन या जल के सेवन से, सही है। मलमुख यानी फोकल जो ओरल होता है, मुख के द्वारा या और किसिंग के, ठीक है, इन सब चीज़ों से, तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से, जैसे हाथ मिलाना एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तीनों इसका जो माध्यम है नोरो वायरस के संदर्भ में, ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी की वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते, 15 मिनट का एक एक पार्ट चलेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट जल्दी ही आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।